दोस्तों, आज की कहानी है भाग 2। पति को गैर औरत के साथ हम बिस्तर पर देखकर पत्नी ने क्या किया। कहानी अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना। किसी जख्मी शेरनी सी गुर्रा कर दीपमाला बोली, सब समझती हूँ मैं, तुम इसे यहाँ क्यों रखना चाहते हो। कल रात अपनी आंखों से देख चुकी हूँ तुम दोनों की घिनौनी करतूत। मर्यादा की सारी हदें तोड़ते हुए भूपेश ने दीपमाला के सामने ही उपासना की कमर में हाथ डाल दिया और एक कुटिल मुस्कान उसके होठों पर आ गई। चलो, अच्छा हुआ जो तुम सब जान गई। तो अभी सुन लो, मैं उपासना से शादी करने वाला हूँ और यह मेरा अंतिम फैसला है। दीपमाला अवाक रह गई। उसे यकीन हो गया भूपेश अपने होशो हवास में नहीं है। जो कुछ किया धरा है उपासना का ही किया है। तुम अपने होश में नहीं हो भूपेश, या हम दोनों के बीच नहीं आ सकती। मैं तुम्हारी बीवी हूँ, तुम हम दोनों के बीच आ रही हो। मैं अब तुम्हारे साथ एक पल भी नहीं रहना चाहता। भूपेश ने बिना किसी लाग लपेट के दो टूक जवाब दिया। दीपमाला अपने ही घर में अपराधी की तरह खड़ी थी। भूपेश और उपासना एक पलड़े में थे और उनका पलड़ा भारी था। जिस आदमी के साथ ब्याह कर वह इस घर में आई थी, वही अब उसका नहीं रहा तो उस घर में उसका हक ही क्या रह जाता है। बसी बसाई गृहस्थी उजड़ चुकी थी। भूपेश ने जब तलाक का नोटिस भिजवाया तो दीपमाला की माँ और भाई का खून खौल उठा। वह किसी भी कीमत पर भूपेश को सबक सिखाना चाहते थे। जिसने दीपमाला की जिंदगी से खिलवाड़ किया, रह रह कर दीपमाला को वह थप्पड़ याद आता जो भूपेश ने उसे उपासना की खातिर मारा था। दीपमाला के दिल में भूपेश की याद तक मर चुकी थी। उसने ठंडे लहजे में घर वालों को समझा बुझा लिया और तलाकनामे पर हाँ की मुहर लगा दी। जिस रिश्ते की मौत हो चुकी थी उसे कफन पहनाना बाकी था। वक्त ने गम का बोझ कुछ कम किया तो दीपमाला अपने आप में लौटी। अपने घर वालों पर मोहताज होने के बजाय उसने फिर से नौकरी करने का फैसला लिया। दीपमाला दिल कड़ा कर चुकी थी। नन्ही जान को अपनी माँ की देख रेख में छोड़ वह उसी शहर में चली आई जिसने उसका सब कुछ छीन लिया था। सीने में धधकती आग लेकर दीपमाला ने अपने को काम के परस समर्पित कर दिया। जिंदगी की गाड़ी एक बार फिर पटरी पर आने लगी। ब्यूटी सैलून में उसके हाथों के हुनर के ग्राहक कायल थे। उसे अपने काम में महारत हासिल हो चुकी थी। कुछ समय बाद ही दीपमाला ने नौकरी छोड़ दी। अब वह खुद का काम शुरू करना चाहती थी। अपने बेटे की याद आते ही तड़प उठती। वह उसे अपने पास रखना चाहती थी, मगर फिलहाल उसे किसी ढंग की जगह की जरूरत थी जहां वह अपना सैलून खोल सके। तलाक के बाद कोर्ट के आदेश पर दीपमाला को भूपेश से जो रुपए मिले उनमें अपनी कुछ जमा पूंजी मिलाकर उसके पास इतना पैसा हो गया कि वह अपना सपना पूरा कर सकती थी। अपने सैलून के लिए जगह तलाश करने की दौड़ धूप में उसकी मुलाकात प्रॉपर्टी डीलर अमित से हुई, जिसने दीपमाला को शहर के कुछ इलाकों में कुछ जगहें दिखाई। असमंजस में पड़ी दीपमाला जब कुछ तय नहीं कर पाई तो अमित ने खुद ही उसकी परेशानी दूर करते हुए एक अच्छी रिहायशी जगह में उसे जगह दिलवा दी। अपनी कमीशन भी थोड़ा कम कर दिया तो दीपमाला अमित की एहसानमंद हो गई। अमित के प्रॉपर्टी डीलिंग्स के ऑफिस के पास ही दीपमाला का सैलून खुल गया। आते जाते दोनों की अक्सर मुलाकात हो जाती। कुछ समय बाद उनका साथ उठना बैठना भी हो गया। अमित दीपमाला के अतीत से वाकिफ था, बावजूद इसके वह कभी भूल से भी दीपमाला को पुरानी बातें याद नहीं करने देता। उसकी हमदर्दी भरी बातें दीपमाला के टूटे मन को सुकून देती। जिंदगी ने मानो हंसने मुस्कुराने का बहाना दे दिया था। दोस्ती कुछ गहरी हुई तो दोनों की सामे साथ गुजरने लगी।
शहर में अकेली रह रही दीपमाला पर कोई बंदिश नहीं थी। वह जब चाहती तब अमित की बाहों में चली आती। एक सुहानी शाम दीपमाला की गोद में सिर रखकर उसके महकते आंचल से आंखें मूंदे लेटे अमित से दीपमाला ने पूछा, अमित, हम कब तक यूं ही मिलते रहेंगे? क्या कोई भविष्य है इस रिश्ते का? रोमानी ख्यालों में डूबा अमित एकाएक पूछे गए इस सवाल से चौंक गया। बोला, जब तक तुम चाहो दीप, मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा। दीपमाला खुद तय नहीं कर पा रही थी कि इस रिश्ते का कोई अंजाम भी है या नहीं। किसी की प्रेमिका बनकर प्यार का मीठा फल चखने में उसे आनंद आने लगा था, पर यह साथ न जाने कब छूट जाए, इस बात से उसका दिल डरता था। जब अमित ने उसे बताया कि उसके घर वाले पुराने विचारों के हैं, तो दीपमाला को यकीन हो गया कि उसके तलाकशुदा होने की बात जान कर वे अमित के साथ उसकी शादी को कभी स्वीकार नहीं करेंगे। आने वाले कल का डर मन में छिपा था, मगर अपने वर्तमान में वह अमित के साथ खुश थी। अमित की बाइक पर उसके साथ सटकर बैठी दीपमाला को एक दिन जब भूपेश ने बाजार में देखा तो वह नाग की तरह फुफकार उठा। दीपमाला अब उसकी पत्नी नहीं थी। यह बात जानते हुए भी दीपमाला का किसी और मर्द के साथ इस तरह घूमना फिरना उसे नागवार गुजरता। उसकी कुंठित मानसिकता यह बात हजम नहीं कर पा रही थी कि उसकी छोड़ी हुई औरत किसी और मर्द के साथ गुलछर्रे उड़ाए। घर आकर भूपेश बहुत देर तक उत्तेजित होता रहा। दीपमाला उस आदमी के साथ कितनी खुश लग रही थी, उसे यह बात रह रह कर दंश मार रहा था। उपासना से शादी करके उसके अहम को संतुष्टि तो मिली, लेकिन उपासना दीपमाला नहीं थी। शादी के बाद भी उपासना पत्नी ना होकर प्रेमिका की तरह रहती थी। घर के कामों में बिल्कुल फूहड़ थी। उसकी फजूल खर्ची से भूपेश अब परेशान रहने लगा था। कभी उस पर झुंझला उठता तो उपासना उसका जीना हराम कर देती। तलाक और पुलिस की धमकी देती। जो शारीरिक सुख उपासना से प्रेमिका के रूप में मिल रहा था, वह उसके पत्नी बनते ही नीरस लगने लगा। इश्क का भूत जलती ही सिर से उतर गया। दीपमाला के साथ शादी के शुरुआती दिनों की कल्पना करके भूपेश के मन में बहुत से विचार आने लगे। वह एक बार फिर दीपमाला के संग के लिए उत्सुक होने लगा। खाने की थाली की तरह जिस्म की भूखी भी स्वाद बदलना चाहती थी। किसी तरह दीपमाला के घर और सैलून का पता लगाकर एक दिन वह दीपमाला के फ्लैट पर आ धमका। एक अरसे बाद अचानक उसे सामने देख दीपमाला चौंक उठी कि भूपेश को आखिर उसका पता कैसे मिला और अब यहाँ क्या करने आया है। कैसी हो दीपमाला? बिल्कुल बदल गई हो, पहचान में ही नहीं आ रही। भूपेश ने उसे भरपूर नजरों से घूरा। दीपमाला सज संवर कर रहती थी ताकि उसके सैलून में ग्राहकों का आना बना रहे। अब वह आधुनिक फैशन के कपड़े भी पहनने लगी थी। सलीके से कटे बाल और आत्मनिर्भरता के भाव उसके चेहरे की रौनक बढ़ा रहे थे। उसका रंग रूप भी पहले की तुलना में निखर आया था। कांच के मानिंद टूटे दिल के टुकड़े बटोरते उसके हाथ लहूलुहान भी हुए थे, मगर उसने अपनी हिम्मत कभी नहीं टूटने दी। वह अब जीवन की हर मुश्किल का सामना कर सकती थी। तो फिर रुपेश क्या चीज थी? किस काम से आए हो? उसने बेहद उपेक्षा भरे लहजे में पूछा। उसकी बेखौफी देख भूपेश जल भुन गया, लेकिन फौरन उसने पलटवार किया। मैं अपने बेटे से मिलने आया हूँ। तुमने मुझे मेरे ही बेटे से अलग कर दिया है। आज अचानक तुम्हें बेटे पर प्यार कैसे आ गया? इतने दिनों में तो एक बार भी खबर नहीं ली उसकी। एक व्यंग भरी मुस्कुराहट दीपमाला के अधरों पर आ गई।
तुम्हें क्या लगता है मैं अंशुल से प्यार नहीं करता? बाप हूँ उसका, जितना हक तुम्हारा है उतना मेरा भी है। तो तुम अब हक जताने आए हो। कानून ने तुम्हें बेशक हक दिया है, मगर वह मेरा बेटा है। दीपमाला ने कहा। बेटे से मिलना बस एक बहाना था भूपेश के लिए। उसे तो दीपमाला के साथ की प्यास थी। बोला, सुनो दीपमाला, मैं तुम्हारा गुनाहगार हूँ। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। हो सके तो मुझे माफ कर दो। भूपेश के तेवर अचानक नर्म पड़ गए। उसने दीपमाला का हाथ पकड़ लिया। तभी एक झन्नाटेदार तमाचा भूपेश के गाल पर पड़ा। दीपमाला ने बिजली की फुर्ती से फौरन अपना हाथ छुड़ा लिया। भूपेश का चेहरा तमतमा गया। इस खातिरदारी की तो उसे उम्मीद ही नहीं थी। वह कुछ बोलता उससे पहले कि दीपमाला गुर्राई। आज के बाद दोबारा मुझे छूने की हिम्मत की तो अंजाम इससे भी बुरा होगा। यह मत भूलो कि तुम अब मेरे पति नहीं हो और एक गैर मर्द मेरा हाथ इस तरह नहीं पकड़ सकता। समझे तुम? अब दफा हो जाओ यहाँ से। उसे एक भद्दी सी गाली देकर भूपेश बोला, सती सावित्री बनने का नाटक कर रही हो। किस किस के साथ ऐसाई करती हो सब जानता हूँ। अगर उनके साथ तुम खुश रह सकती हो तो मुझ में क्या कमी है? मैं अगर चाहूँ तो तुम्हारी इज्जत सारे शहर में उछाल सकता हूँ। इस थप्पड़ का बदला तो मैं लेकर रहूँगा। और फिर दीपमाला को बदनाम करने की धमकी देकर भूपेश वहाँ से चला गया। कितना नीच और क्रूर हो चुका है भूपेश। दीपमाला की सहन शक्ति जवाब दे गई। वह तकिए पर सिर रखकर खुद पर रोती रही। जुल्म उस पर हुआ था, लेकिन कसूरवार उसे ठहराया जा रहा था। इस मुश्किल की घड़ी में उसे अमित की जरूरत होने लगी। उसके प्यार का मरहम उसके दिल को सुकून दे सकता था। उसने अपने फोन पर अमित का नंबर मिलाया। कई बार कोशिश करने पर भी जब उसने फोन नहीं उठाया तो वह अपना पर्स उठाकर उससे मिलने चल पड़ी। भूपेश किसी भी हद तक जा सकता है, यह दीपमाला को यकीन था। वह चुप नहीं बैठेगा। अगर उसकी बदनामी हुई तो उसके सैलून के बिजनेस पर असर पड़ सकता है। वह अमित से मिलकर इस मुश्किल का कोई हल ढूंढना चाहती थी। क्या पता उसे पुलिस की भी मदद लेनी पड़े। अमित के ऑफिस में ताला लगा देखकर वह निराश हो गई। अमित उसके एक बार बुलाने पर दौड़ा चला आता था, फिर आज उसका फोन क्यों नहीं उठा रहा है। उसे याद आया जब वह पहली बार अमित से मिली थी तो उसे अपना विजिटिंग कार्ड दिया था। उसने पर्स टटोला, कार्ड मिल गया। ऑफिस और घर का पता उसमें मौजूद था। उसने पास से गुजरते ऑटो को हाथ देकर रोका और पता बताया। धड़कते दिल से दीपमाला ने फ्लैट की घंटी बजाई। एक आदमी ने दरवाज़ा खोला। दीपमाला ने उससे अमित के बारे में पूछा तो वह अंदर चला गया। थोड़ी देर बाद एक औरत बाहर आई, बोली, जी कहिए, किससे मिलना है? लगभग उसकी ही उम्र की दिखने वाली उस औरत ने दीपमाला से पूछा। मैं अमित से मिलने आई हूँ। क्या यह उनका घर है? पूछते हुए उसे थोड़ा अटपटा लगा कि पता नहीं यह सही पता है भी या नहीं। मैं अमित की पत्नी हूँ। क्या काम है आपको? आप अंदर आ जाइए। अमित की पत्नी विनम्रता से बोली। दीपमाला ने उस औरत को करीब से देखा। वह सुंदर और मासूम थी। मांग में सिंदूर दमक रहा था और चेहरे पर एक पत्नी का विश्वास। कुछ रुककर अपनी लड़खड़ाती जबान पर काबू पाकर दीपमाला बोली, कोई खास बात नहीं थी। मुझे एक मकान किराए पर चाहिए था, उसी सिलसिले में बात करनी थी। मगर आपने अपना नाम तो बताया नहीं। मैं अपने पति को कैसे आपका संदेश दूंगी? वे खुद समझ जाएंगे। और दीपमाला पलटकर तेज कदमों से मकान की सीढ़ियां उतर सड़क पर आ गई। अजीब मजाक किया था कुदरत ने उसके साथ।
उसने शुक्र मनाया कि उसकी आंखें समय रहते खुल गई। अमित ने भी वही दोहराया था जो भूपेश ने उसके साथ किया था। एक बार फिर से वह ठगी गई थी, मगर इस बार वह मजबूती से अपने पैरों पर खड़ी थी। जिस जगह पर कभी उपासना खड़ी थी, उसी जगह उसने आज खुद को पाया। क्या फर्क था भला उसमें और उपासना में? दीपमाला ने सोचा, नहीं, बहुत फर्क है उसका। जमीर अभी मरा नहीं। वह इतनी खुदगर्ज नहीं हो सकती कि किसी का सब बसेरा उजाड़े। जो गलती उससे हो गई है उसे अब वह दोहराएगी नहीं। उसने तय कर लिया, अब वह किसी को अपने दिल से खेलने नहीं देगी। बस अब और नहीं।